गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका इकोनॉमिक्स में हम लोग लास्ट में पढ़े थे सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजक के तत्व। तो उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं। कहते हैं सामाजिक विभाजन के 3 महत्वपूर्ण तत्व है। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हम लोग कुछ हद तक पढ़े थे, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो पाया था, उसके बाद से आपका क्लास बंद था, तो आज हमने इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू किया है। तो सामाजिक विभाजन का अर्थ पहले हम लोग जानते ही हैं कि सामाजिक विभाजन मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला कहता है सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारित तत्व हैं। पहला, स्वयं की पहचान की चेतना। मतलब हर व्यक्ति, कहता है हर व्यक्ति या जाति या धर्म हो, उसको अपने पहचान की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, बहुत ज़्यादा फिक्र होती है या बहुत ज़्यादा जब चिंता होता है तो उनमें क्या होती है, स्वयं की पहचान की चेतना जागृत हो जाती है। अब देखिए, कहता है लोग अपनी पहचान या अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय स्थानीय चेतना भी होती है। कोई भी व्यक्ति एक चेतना की कीमत पर उग्र होने लगती है तो उसे समाज में असंतुलन पैदा होने लगता है। मतलब हम लोगों के बीच भारतीय होना क्या है, हम लोगों के बीच भारतीय होना का तो चेतना है ही है कि हम कोई कह दे कि नहीं तुम पाकिस्तानी हो तो हम लोग क्या होते, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो यह चेतना तो हमारी राष्ट्रीय चेतना है ही। दूसरी चेतना क्या है कि हमें अपने गांव के, जैसे कोई आपके गांव के बारे में कुछ खराब कहते तो आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या आपके बिहार के बारे में कोई कहते तो आप ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, आपको कोई जिला के बारे में कहते तो भी गुस्सा हो जाएगा। तो यह क्या है, स्वयं के स्थान की चेतना है या स्वयं के पहचान की चेतना है। यह अलग अलग रूप में हो सकती है, आपके जाति से हो सकती है, आपके धर्म से हो सकती है, आपके संस्था से हो सकती है। मतलब हर चीज़ जो आपसे जुड़ा हुआ चीज़ है उसके प्रति जो चेतना है वह क्या कहलाती है, सामाजिक विभाजन के रूप में क्या होती है, बदलती है। मतलब कोई लड़का अगर हिंदू है या कोई लड़का मतलब कोई भी धर्म से है, मतलब कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई अगर आदमी राजपूत के बारे में कुछ कह दे और वो लड़का राजपूत है तो वो उसकी क्या है, निजी चेतना क्या होती है, उग्र हो जाती है, वो उसके प्रति क्या होता है, ज़्यादा सचेत हो जाता है। तो ये क्या कराता है, यही क्या कहती है, समाज में असंतुलन पैदा कर देती है। इसी को क्या कहते हैं, स्वयं की पहचान की चेतना कहते हैं, जो क्या है सामाजिक विभाजन का पहला एक तत्व है। अब आते हैं सामाजिक विभाजन के समाज के विभिन्न समुदायों की मांग को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित कराने का तरीका। अब दूसरा क्या है, कहता है सामाजिक विभाजन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि समाज के विभिन्न समुदाय, कहता है कि समाज का जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई मतलब ब्राह्मण है, या मतलब कोई भी जाति वर्ग या किसी भी समुदाय के लोगों की मांग को, मतलब किसी भी के लोगों की मांग को राजनीतिक दल द्वारा उपस्थित कराने का तरीका, वे भी क्या कहता है, सामाजिक विभाजन का रूप धारण करने में देर नहीं लगाता है। अब इसके बारे में समझते, कहता है यह दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर आने वाली दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाकर मान लेना। मतलब अब देखें, जैसे बिहार में आप लोग सुनते होंगे उत्तरा, मतलब आप सुनते होंगे दरभंगा के, क्या है, दरभंगा के बारे में। तो आप दरभंगा कभी जाइएगा तो वहाँ के लोग क्या हैं कि दरभंगा को बिहार से अलग करने की मांग कर रहे हैं। मतलब क्या है, एक विशेष प्रकार का समुदाय है, एक स्थान है जो क्या कर रहे हैं, एक अपने से अलग मांग करने की सोच रही है। तो यह भी क्या है, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। अब यह चीज़ है कि वहाँ के जो नेता हैं वह इस बात को किस प्रकार सरकार के सामने रखते हैं। अगर वो अच्छे से बात करेंगे तो यह भी क्या है कि अच्छे तरीक़ा से रखा जा सकता है। तो यही बात है कि राजनीतिक दल क्या करती है कि कैसे किसी सामाजिक मुद्दे को किस प्रकार उठाती है, यह भी क्या कहता है, सामाजिक विभाजन के रूप में बदला जा सकता है। अब मान के चला जाए कि आपके गांव में क्या है, आपके समुदाय में, अगर आपके समुदाय में मतलब हिंदुओं का ज़्यादा महत्व है, क्या है, हिंदू ज़्यादा हैं और वो चाहते हैं कि उनके गांव में कुछ जो एक दो मुसलमान हैं या कोई और धर्म के लोग हैं, उनको लगे कि नहीं कि इनका कोई मंदिर से रिलेटेड चीज़ है या कुछ भी ऐसा कि मतलब जैसे मुसलमान लोग को कहीं जुलूस निकालना होता है या हिंदू लोग को जुलूस निकालना होता है, तो वो क्या करते हैं,
जो यहाँ के मतलब निम्न स्तर के जो मुखिया होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और मुखिया उनमें क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो यह क्या कहता है, सामाजिक विभाजन को क्या है, सामाजिक विभाजन के अंतर को क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन अगर ये चाहे बढ़ाने के लिए अगर कि नहीं किसी का भी जुलूस नहीं ले देंगे, किसी का मूर्ति नहीं भसने देंगे, तो ये क्या कहता है, सामाजिक विभाजन के रूप में क्या होता है, यह बदल जाता है। अब यही बात लिखा है, संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाकर मान लेना। अब जैसे किसी की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए हुए अगर किसी प्रकार की मांग को मान लिया जाता है तो वह सामाजिक विभाजन के तत्व को क्या करता है, कम करता है। अगर वह नहीं मानेंगे तो वह सामाजिक विभाजन के तत्व को क्या करेगा, बहुत हद तक बढ़ा देगा। अब है कहता है सरकार की मांगों के प्रति सोच। कहता है सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम विभिन्न समुदायों की मांग के प्रति सोच पर निर्भर करता है। कहता है सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम विभिन्न समुदायों की मांग के प्रति सोच पर निर्भर करता है, सरकार किस तरह इन मांगों के प्रति स्वीकार करती है। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार थी वो चाहती थी कि भारत में जितने भी कार्य हैं वह सभी हिंदी में हो, क्या हो, सभी हिंदी में हो। लेकिन तमिल के लोग थे, मतलब जो दक्षिण भारत के लोग थे, वह इस बात को मानने के लिए तैयार एकदम से नहीं थे। मतलब उनको यह बात मानना ही नहीं था, कि इनको लगता था कि यह सरकार क्या है कि यह हमें ज़बरदस्ती इन बातों को मतलब मानने के लिए तैयार कर रही है। तो वहाँ की जनता उग्र हो गई थी, क्या हो गई थी, उग्र हो गई थी। तो यह बात निर्धारित करता है कि सरकार की जो मांग है वो कैसी मांग है, मतलब सरकार के मांग के प्रति सोच कर अगर उनमें राजनीति बात होगी तो यह क्या है, हमेशा समस्या खड़ा करेगी ही करेगी। तो इसी के लिए उन्होंने एक फैसला लिया कि नहीं, हम हिंदी और इंग्लिश, क्या है, हम हिंदी और इंग्लिश जहाँ की जो भाषा उसे हम क्या करेंगे, मानता रूप से मानेंगे। तो यह बात है कि सरकार किसी बात को, किसी मांग को अगर अच्छे ढंग से क्या है, अच्छे ढंग से पूर्ति करती है तो वह क्या करती है, सामाजिक विभाजन को रोक सकती है ना। तो यह क्या होगा, बहुत जल्द बढ़ जाता है। अब इसी को एक बार फिर से समझते हैं, सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम विभिन्न समुदायों की मांग के प्रति सोच पर निर्भर करती है। मतलब कि अगर किसी प्रति कोई आदमी कोई विशेष व किसी चीज को मांग कर रहा है, क्या कर रहा है, मांग कर रहा है, तो सरकार को इन बातों को क्या है, ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो यह समाज में विभाजन का रूप धारण कर सकती है। चाहे वह तेलंगाना हो, जो तेलंगाना की मांग थी, उन्होंने मांग किया था कि जो हमारे जो हमारा जगह है वहाँ पर क्या था, संसाधन की कमी हो रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ के लोगों ने क्या किया था, सरकार से मांगे रखी और सरकार की उन मांगों को क्या करना पड़ा, मांगना पड़ा। एक समय सरकार उनकी बातों को नहीं मांग रही थी तो लोग आत्महत्या करने को उतारू हो गए थे। अग्नि मतलब पूरा शहर जलने को तैयार हो गया था। अब कहता है राजनीति में जातिवाद, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति में जातिवाद कहता है, सबसे पहले समझिएगा राजनीति में जातिवाद कैसे होता है। हर आदमी को मालूम होता है कि हमको कौन वोट देने वाला है। आदमी सबसे पहले आंख मूंद कर जाति ही देखता है कि अच्छा फलानमा, अच्छा यादव जी हैं, राजपूत हैं, तो उन्हीं को वोट देंगे। भले वो आपको आज तक घर पर दर्शन न दिए हों, लेकिन आदमी अपने जात पे ज़्यादातर भरोसा करता है, जात पे या अपने क्षेत्र पे, कि अच्छा अपना क्षेत्र का आदमी है तो चलो इसको वोट दिया जाए। ठीक है, तो यह राजनीति में क्या है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। कहता है सभी पार्टी के राजनीतिक दल क्षेत्र में उसी व्यक्ति को टिकट देते हैं जिस जाति की आबादी अधिक होती है। इस चीज़ को समझिएगा कि अक्सर अगर मान के चलिए आपका वैशाली है, आपको मालूम है कि यहाँ मतलब भूमियार बहुत ज़्यादा हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, या हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, या किसी खास विशेष वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, तो अक्सर सरकार जो राजनीतिक पार्टी होती है वैसे ही लोगों को खड़ा करना चाहते हैं जो उस वर्ग से आते हो, अर्थात उस जाति से आते हो। अब दूसरा कहता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में अपने समान जाति वाली को जगह दी जाती है। अब जैसे देखिएगा, खासकर अभी के राजनीतिक पार्टी में देखिएगा, चाहे पहले से भी, कि अगर कोई मुख्यमंत्री कोई ऊंचा पद का है, ऊंचा कास्ट का है, तो वो अपने आसपास के जितना भी मंत्री होते हैं वो उनको ऊंचा कास्ट पे रखते हैं। चाहे यह बात आज राजनीतिक भी नहीं है, हर जगह यह लागू देखने को मिलता है। चाहे आप बैंक में जाइएगा खासकर, तो वहाँ देखिएगा कि अगर कोई ऊंचा कास्ट का कोई मैनेजर होगा तो वो देखेगा कि उनमें अक्सर अधिकतर कर्मचारी को क्या करेगा, ऊंचा ही कास्ट को रखेगा,
कोई निम्न है तो वो निम्न रखेगा। इस सारा विभाग में यही चीज़ है, मतलब ये जो जातिवाद है यह भारत में क्या है, कूट कूट कर भरा पड़ा है। अब कहता है प्रत्येक राजनीतिक दल में अपने समान जाति के लोग को ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठाते हैं। अगर पूछ दे कि राजनीति में जातिवाद से क्या समझते हैं, तो इन टॉपिकों को आप लोग लिख सकते हैं। अब कहता है चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे समुदाय या जाति के लोगों के मिलने के बाद जातिवाद की भावना को उठाकर विकास की बात करते हैं। खासकर देखिएगा जब चुनाव के समय होता है तो चुनाव प्रचार के दौरान वो जाति कहता है समुदाय या जाति के लोगों से मिलने का जातिवाद की भावना से उठकर विकास की बात करते हैं। मतलब जब बात उनसे हो जाता तो वो क्या करते हैं, अपने बढ़ चढ़कर बात करते हैं। अब देखिए कुछ चीज है लैंगिक असमानता। कहता है लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव होता है वो क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता। कहता है लैंगिक मतलब क्या होता है, लिंग, मतलब लिंग मतलब क्या हुआ, लड़का लड़की, मतलब लिंग मतलब क्या, उसके लिंग से मतलब स्त्री और पुरुष में के जो बीच भेदभाव होता है वो क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाता है। इसमें लड़का लड़की का मतलब यह नहीं है कि छोटा बच्चा में नहीं, बड़ा में भी अगर उसमें विभिन्नता किया तो वो क्या कहता है, लैंगिक असमानता कहलाता है। कहता है महिलाओं के दयनीय स्थिति कारण का महिलाओं के दयनीय स्थिति होने के क्या कारण है, तो सिंपल है, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, भ्रूण हत्या है, पारिवारिक दबाव है, बाल विवाह है, महिलाओं की शिक्षा की कमी है। अब दहेज प्रथा में क्या है, इसके बारे में तो ऑलरेडी कोई क्लास में एक और बातचीत हो चुका था कि इसके बारे में क्या है। पर्दा प्रथा मतलब होता है कि लड़कियों को घर में मतलब ज़बरदस्ती कहा कि नहीं तुमको मुंह ढक के रहना है, यही पर्दा प्रथा कहलाता था। भ्रूण हत्या कहता है कि गर्भ में पल रहे बच्चों का, भ्रूण हत्या समझिएगा ये लड़का लड़की के लिए नहीं है, इससे सबके लिए होता है। भ्रूण हत्या का अर्थ है कि भ्रूण हत्या से क्या समझते हैं, तो भ्रूण हत्या से क्या अर्थ है कि भ्रूण में पल रहे बच्चे की क्या है, लिंग का पता लगाकर उसकी गर्भपात या हत्या करा दी जाना क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या कहलाता है। भ्रूण मतलब क्या है कि जो बच्चा विकसित मतलब विकसित हो चुका है, मतलब विकसित हो चुका है, उसके लिंग की जानकारी हमें हो चुकी है, उसकी जांच कराकर उसकी हत्या करा देना या अबॉर्शन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अबॉर्शन करा देना क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या कहलाता है। पारिवारिक दबाव, पारिवारिक दबाव मतलब तो सिंपल सा चीज़ है कि परिवार में जो उनका कलह है लड़की को रोका जाता है, कहीं पढ़ने नहीं दिया जाता है, मतलब हर चीज़ मतलब लड़की को परिवार घर परिवार से ज़्यादातर दबाव मिलता है। बाल विवाह योजना, अब बाल विवाह योजना होता है क्या, लड़की का कम उम्र में शादी कर देना, ये क्या कहलाता है, बाल विवाह योजना कहलाता है। महिलाओं की शिक्षा की कमी, आज भी ऐसा बहुत सा जगह है जहाँ पे आप जाइएगा तो लड़कियों की शिक्षा नहीं दी जाती है, यह क्या कहलाता है, महिलाओं में शिक्षा की कमी कहलाता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतनी बातों को आप लोग नोट कर लेंगे। इन बातों में अगर कोई चीज़ बात समझ में नहीं आया हो तो कल जब हम लाइव होंगे 8-10 में तो उनसे हमसे पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो आपको इतना तक में। चलिए ठीक है, एक सवाल है आप लोग के लिए, देखिएगा 2 सवाल हम दे रहे हैं आपको। ये देखिए ये 2 बात आप लोगों को नोट कर लेना है। क्या है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो ये 2 सवाल है आपके लिए, 2 सवाल हम पूछेंगे आपसे कल, तो आप इसको नोट कर लेंगे। खासकर ये जो 2 सवाल हम दिए रहे हैं आपको, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ये देखिए ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए।